एक छोटे से गांव में रतन नाम का एक किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। रतन के पास थोड़ी सी जमीन थी, पर वह बड़ा आलसी व्यक्ति था। वह कुछ काम नहीं करता था। एक दिन रतन घर में लेटा हुआ था, तभी उसकी पत्नी लक्ष्मी उससे कहती है, अरे कब तक इस तरह घर में पड़े रहोगे? कितनी बार समझाया कि कोई काम धंधा करो, पर मेरी एक नहीं सुनते हो। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मेरे माँ बाप ने ऐसे आदमी से शादी करवाई। अब उठ भी जाओ। मैंने किशन भैया से बोला है कि वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाए तो तुम्हें भी ले जाए। वो आते ही होंगे, उठ जाओ। लक्ष्मी अपने पति रतन को बहुत खरी खोटी सुनाती है, पर रतन के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। थोड़ी देर में गांव का एक लकड़हारा किशन रतन के घर आता है और रतन से कहता है, अरे भाई रतन, अब तक सो रहे हो? अरे हम किसानों को सुबह 4 बजे ही उठ जाना चाहिए, नहीं तो घर में लक्ष्मी नहीं आती है। भाई उठ जाओ, अब तो उठ जाओ। अरे भाई साहब, आप ही समझाइए इस इंसान को। मैं तो समझा समझा के थक गई। आज से आप इन्हें भी जंगल ले जाइए लकड़ियां काटने। हाँ हाँ भाभी जी, क्यों नहीं, मैं इसे लेने ही आया हूँ। चलो भाई रतन, जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं और बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा कर लाते हैं। रतन किशन के साथ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चल पड़ता है। जंगल में जाकर रतन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी किशन कहता है, ओ भाई रतन, हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, लकड़ियाँ काटने आए हैं। अब उठ जाओ और शुरू हो जाओ। जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट लो, फिर हमें बाजार में भी तो बेचना है। किशन भाई, मुझे तो काम करने का मन ही नहीं करता। मैं लकड़ियाँ कैसे काटूं? मुझे तो नींद आ रही है। अरे यार, तू कैसा आदमी है? घर में खाने को कुछ है नहीं और तुम्हें नींद आ रही है? भाभी जी ठीक कहती हैं, तू एक नंबर का आलसी बन गया है। किशन इतना बोल ही रहा था, तभी उस जंगल में एक पंडित जी आते हुए दिखाई दिए। पंडित जी रतन और किशन के पास रुक जाते हैं। पंडित जी को देखकर किशन पंडित जी से पूछने लगता है, आप कौन है पंडित जी, और आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मेरा नाम गोपाल पंडित है। मैं पास के राज्य से आया हूँ। महाराज ने मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढने भेजा है, पर अभी तक मुझे कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मिला। पंडित जी की बात सुनकर रतन तुरंत बोल पड़ता है, सुनो पंडित जी, आपकी खोज पूरी हुई। इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मैं ही हूँ। आप मुझे अपने राजा के पास ले चलिए। मुझे तो तुम साधारण आदमी दिखाई देते हो। मैं कैसे मान लूं कि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो? सुनो, हमारे राजा वीरभद्र ने एक प्रश्न दिया है। अगर तुम उस प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं मान लूंगा कि तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछिए। जो भी प्रश्न पूछना है वो पूछिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। ठीक है, प्रश्न सुनो। सोचो कि तुम एक नदी में नाव में बैठकर नदी को पार कर रहे हो, दूसरे पार जा रहे हो और तुम्हें तैरना नहीं आता है और नदी में
बाढ़ आ जाती है, नाव डूबने लग जाती हैं। अब बताओ कि तुम कैसे बचोगे? अरे पंडित जी, ये तो बड़ा आसान है। मैं सोचना बंद कर दूं तो अपने आप ही बच जाऊंगा, क्योंकि आपका प्रश्न ही सोचने के ऊपर है। इसलिए मैं सोचना बंद कर दूंगा तो अपने आप ही बच जाऊंगा। बहुत अच्छे, तुमने सवाल समझा भी और उसका उत्तर भी सटीक दिया है। अब मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो। मुझे विश्वास हो गया है कि तुम इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। चलो तुम मेरे साथ राजा के पास चलो। पंडित जी रतन को साथ लेकर निकल जाते हैं। इधर किशन अपने गांव के लिए निकल पड़ता है और मन में विचार करता है कि रतन के घर उसकी पत्नी उसका इंतजार करेगी, तो मैं उसको सारी बात बता देता हूँ। ऐसा सोचकर किशन रतन के घर जाता है और रतन की पत्नी लक्ष्मी को सब कुछ बता देता है। उधर पंडित जी रतन को राजा वीरभद्र के पास ले जाते हैं। राजा वीरभद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। पंडित जी को आता देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और पंडित जी से कहते हैं, आइए आचार्य आइए, मैं बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था। बताइए आपका सफर कैसा रहा और आपको कोई महाबुद्धिशाली व्यक्ति मिला कि नहीं? जी महाराज, मेरा सफर बिल्कुल अच्छा रहा और आपके कहे अनुसार मैं एक महाबुद्धिशाली व्यक्ति को भी लेकर आया हूँ। महाराज, इनका नाम रतन है। कपड़ों से ये एक साधारण इंसान लगते हैं, पर महाराज रतन बुद्धि में बहुत तेज हैं। रतन, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। हम आपकी बुद्धिमानी देखना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? जी महाराज, मैं तैयार हूँ। आपको जो भी इच्छा हो आप बताइए, मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। ठीक है रतन, तो सुनो, मेरे पास एक ऐसा सवाल है जो मैंने कई लोगों से पूछा है, पर मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। वही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ। सवाल यह है कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जो मैं खरीद नहीं सकता, जिस पर मेरा बस ना हो? बताओ, ऐसी क्या चीज है? राजा वीरभद्र का सवाल सुनकर सब सोचने लगे कि इस प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी नहीं दे पाए, तो ये साधारण सा व्यक्ति क्या देगा। इतने में ही रतन बोल पड़ा, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर है समय। समय को आप तो क्या कोई भी नहीं खरीद सकता और उस समय पर किसी का भी बस नहीं हो सकता, क्योंकि समय अपने आप में चलता है, वो किसी के बस में नहीं होता है। इसलिए महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर है समय। अद्भुत, वाह रतन वाह, क्या उत्तर दिया है तुमने। हम बहुत ही प्रसन्न हुए तुम्हारे उत्तर से। हमें तुम्हारे जैसा ही बुद्धिमान व्यक्ति की खोज थी और आज वो खोज पूरी हो गई है। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। सिपाही। राजा ने सिपाही को इशारा किया। तभी सिपाही एक सोने के सिक्कों की पोटली लाकर रतन को दे देता है। तभी रतन भी बहुत खुश हो गया और फिर राजा वीरभद्र कहता है, रतन, आज से 7 दिन बाद पड़ोसी राज्य का
बहुत ही बुद्धिमान मंत्री धनंजय हमारे यहाँ आ रहे हैं। तुम्हारा और धनंजय का बुद्धिमानी का मुकाबला होगा। धनंजय को अपनी बुद्धिमानी पर बड़ा घमंड है, तुम्हें उसे हराना होगा। जी महाराज, जैसा आप कहे मैं पूरी कोशिश करूंगा। पर महाराज, मेरी एक प्रार्थना है। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को पता नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ। इसलिए अपने घर जाकर मैं 7 दिन से पहले ही आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है रतन, तुम जा सकते हो, पर याद रहे धनंजय बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तुम भी अच्छे से तैयारी कर लेना, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। अब तुम जाओ और जल्द ही हमारे दरबार में लौट आओ। राजा से आज्ञा लेकर रतन अपने घर के लिए निकल पड़ता है और मन ही मन बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि राजा ने इतनी सारी मोहरें इनाम में दी। रतन चलते चलते अपने घर पहुंच जाता है। अरे कहाँ चले गए थे आप? आपको तो जंगल में लकड़ियाँ काटने भेजा था ना? हाँ हाँ भाग्यवान, पर मैं बहुत सारा धन लेकर आया हूँ, यह देखो। अरे इतना सारा धन? सच सच बताओ, कहाँ से लाए हो इतना धन? तुमने चोरी तो नहीं की? तुम भी ना लक्ष्मी, कैसी बात करती हो? भला मैं चोरी क्यों करूँगा? अरे मैं पास के राज्य में गया था और रतन अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। लक्ष्मी अपने पति की बुद्धिमानी देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इधर महल में राजा वीरभद्र अपने मंत्री सुधवीर से कहते हैं, मंत्री सुधवीर, सारे राज्य में ऐलान करवा दिया जाए कि आज से 6 दिन बाद हमारे राज्य में एक महामुकाबला होने वाला है, जिसमें हमारी ओर से रतन होगा और हमारे पड़ोसी राज्य से मंत्री धनंजय होगा। दोनों के बीच बुद्धिमानी का महामुकाबला हो रहा है। जो भी यह मुकाबला देखना चाहे वो आ सकता है। महाराज, मैंने पहले ही घोषणा करवा दी है, आप निश्चिंत हो जाइए। सारी तैयारी मेरी ही देखरेख में होगी, इसलिए आप चिंता मत करिए महाराज। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। रतन अपनी पत्नी के साथ घूम फिर कर अपने घर आ रहा था। और घर आकर रतन ने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा, भाग्यवान, अब मुझे भी निकलना चाहिए। मुझे राज दरबार में समय से पहले ही पहुंचना होगा। अगर देर हो गई तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे। ठीक है जी, आप जाइए और जल्दी लौट कर आना। मैं आपका इंतजार करूंगी और अच्छा अच्छा खाना भी बनाकर रखूंगी। रतन राजा वीरभद्र के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। राजा वीरभद्र ने महल के बाहर ही बुद्धिमानी का मुकाबला रखा था। मंत्री धनंजय भी वहीं खड़ा था। रतन भी वहीं उनके पास जाकर के खड़ा हो जाता है। फिर राजा वीरभद्र कहते हैं, आज के इस मुकाबले में हम राजा वीरभद्र पड़ोसी राज्य के मंत्री धनंजय और रतन दोनों का स्वागत करते हैं। धनंजय, आप इस मुकाबले में रतन से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं और रतन भी आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। दोनों में से जो सही जवाब देगा, सही उत्तर देगा, वही विजय होगा। अब मुकाबला शुरू किया जाए। रतन जी,
सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह क्या है जो महसूस होती है पर दिखाई नहीं देती? हवा महसूस होती है पर दिखाई नहीं देती है। क्यों मंत्री धनंजय जी, क्या हमारा उत्तर सही है? जी रतन जी, आपका उत्तर बिल्कुल। वह राजा तो सिर्फ एक ही है मंत्री जी, वह है ग्रहों के राजा सूर्य देव, जो कभी नहीं सोते हैं, निरंतर चलते ही रहते हैं। वाह रतन जी वाह, अद्भुत उत्तर दिया आपने। अब मेरा अंतिम प्रश्न सुनिए। वह क्या है जिसके लिए एक राजा तरसता है पर वह एक किसान को मिल जाता है? बताओ क्या है? मन की शांति, जिसके लिए राजा तरसता है पर वह एक आम किसान को मिल जाती है। रतन के सारे उत्तर सुनकर राजा वीरभद्र और सभी सभासद बड़े प्रसन्न हो गए। फिर रतन कहता है, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है आपसे धनंजय जी कि वह क्या है जिसके आने की उम्मीद सबको रहती है पर वह कभी आता नहीं? रतन ने ऐसा प्रश्न किया जिसको सुनकर धनंजय चौंक जाता है और फिर धनंजय राजा वीरभद्र से कहता है, हे राजन, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कई बार अपनी बुद्धिमानी के अहंकार में आकर आपको अपमानित किया, पर आज मुझे पता चल गया कि मेरी बुद्धिमानी रतन जी के आगे कुछ नहीं है, इसीलिए मुझे क्षमा कर देना। राजा वीरभद्र रतन से बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत शुभकामनाएं दी, बहुत प्रशंसा की और फिर राजा कहते हैं, आज से हम यह ऐलान करते हैं कि रतन इस राज्य के बुद्धि शिरोमणि मंत्री होंगे।